नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है परीक्षा में, जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा वाच्य। वाच्य आपने स्कूल टाइम में भी या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा होगा। वाच्य वाच्य वही चीज़ है जिसको आप लोग अंग्रेजी में वॉइस कह के पढ़ते हो, और वॉइस आप दो पढ़ते हो, एक्टिव और पैसिव। लेकिन अगर हम वाच्य की बात करें तो वाच्य यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन होते हैं। हमारे वाच्य होते हैं वो तीन होते हैं: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ज़्यादातर बच्चों को इतना याद रह जाता है जो हम लोगों ने आज से पहले पढ़ा है उसमें से, कि वाच्य को इस तरीके से बदलते हैं जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के द्वारा पढ़ा जा रहा है, के द्वारा लगा देते हैं और हम चेंज कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे वॉइस दो ही थे तो उसको आपने चेंज कर दिया, पता है या तो एक्टिव है या फिर पैसिव है। परंतु जो हमारे वाच्य होते हैं ये तीन होते हैं। यहाँ पर बच्चे को ये पता नहीं चलता कि ये कृत्रिवाच्य है या कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य है। अगर कृत्रिवाच्य से आपने चेंज किया है तो ये कर्मवाच्य बना है या फिर भाववाच्य बना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम एक बहुत अच्छे तरीके के साथ, एक सरल तरीके के साथ पढ़ेंगे। कक्षा को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम वाच्य के टॉपिक की बात करें तो हम जो पढ़ते हैं वो इतना उलझा हुआ पढ़ते हैं, इतने सारे इसके अंदर नियम पढ़ते हैं कि बच्चा नियमों को पढ़ते पढ़ते तीन वाच्य पढ़ेगा, तीनों के लिए फिर अलग अलग नियम पढ़ता है और बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वाच्य होता है वो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही रहेगी हमारी। तो अगर हम देखें तो वाच्य होता है वो वाक्य का ही एक रूप होता है। किसी भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, यही जानना वाच्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होना वाच्य कहलाता है। तो वाच्य के हमारे तीन भेद होते हैं। वाच्य हमारा जो रहेगा वो तीन प्रकार का रहेगा। कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनको हम समझेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए जो एक चीज जरूरी होती है, कोई नियम जरूरी नहीं बोल रही मैं आप लोगों को कि नियम ही पढ़ने जरूरी होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक की जानकारी होनी जरूर चाहिए। और वो टॉपिक होता है आपका क्रिया। और क्रिया में भी अगर मैं बात करूं तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जानकारी नहीं है तो आप इस टॉपिक को चाहे कितना भी पढ़ लो, यहाँ आपके गलत होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले हम सभी को अकर्मक और सकर्मक की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो जिस बच्चे को अकर्मक और सकर्मक क्रिया नहीं आती है वो हमारी पिछली वीडियोज में जाएंगे और वहाँ पर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया मिलेगी जो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमने क्रिया पढ़ी थी मैंने उसी टाइम पर बोला था कि यहाँ पर हम एक टॉपिक नहीं बल्कि दो टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, एक क्रिया की और एक वाच्य की। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से क्रिया आपके काम आएंगी। तो यहाँ देखो, हमें देखते ही पता चल रहा है कृत्रिवाच्य। कृत्रि मतलब कर्ता। कर्मवाच्य, यहाँ पर कौन रहेगा, कर्म, और यहाँ पर क्या रहेगा, भाववाच्य। मतलब क्या है कि जिन क्रियाओं में कर्ता की प्रधानता रहेगी, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता रहेगी वो कृत्रिवाच्य, जिनमें कर्म की प्रधानता रहेगी वो कर्मवाच्य, और जहां पर भाव की प्रधानता रहेगी वो आपके कहलाएंगे भाववाच्य। तो यहाँ कोई भी रट्टा नहीं लगाएंगे। वैसे ही देखो, इसने कहा कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्ता की प्रधानता रहेगी। अब आप लोगों ने जो क्रिया पढ़ी है अकर्मक और सकर्मक, कोई भी क्रिया हो, अकर्मक हो या सकर्मक हो, हर क्रिया में कर्ता जरूर मिलेगा आपको। जैसे हमने कहा पतंग उड़ती है, तो उड़ना क्रिया तो अकर्मक है, लेकिन यहाँ पर कर्ता तो दे रखा है ना पतंग। बच्चे खेलते हैं, खेलना क्रिया तो सकर्मक है लेकिन कर्ता तो यहाँ भी दे रखा है बच्चे। तो मतलब मेरा क्या है कि जो कृत्रिवाच्य होते हैं इनमें आपकी अकर्मक क्रिया भी हो सकती है
और इनमें आपकी सकर्मक। कृतवाच्य में क्रिया का कोई भी झंझट नहीं रहेगा, कोई भी चक्र नहीं रहेगा। आपकी चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, वो कृतवाच्य हो सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अकर्मक हो या सकर्मक हो कृतवाच्य ही होंगी, इनमें भी क्रियाएं आएंगी और इनमें भी क्रियाएं आएंगी। परंतु अगर हम कृतवाच्य की बात करें तो यहाँ आपको क्रिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कोई भी क्रिया हो, अकर्मक हो या फिर सकर्मक हो। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि कृतवाच्य क्या होते हैं? तो कृतवाच्य के लिए आप लोग कोई भी नियम ना पढ़ें, बल्कि उसके लिए हम एक पहचान पढ़ेंगे। कृतवाच्य की आपकी एक पहचान रहेगी। कोई भी वाक्य है उसमें आपको मिलेगा कर्ता। कर्ता के बाद अगर आपको मिल गया ने, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ने, या फिर आपको कोई भी चिन्ह नहीं मिला, किसी भी वाक्य में कर्ता के बाद में ने है या फिर कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है कर्ता के बाद, तो वहां पर आपका सदैव ही कृतवाच्य रहेगा। अगर ने है या फिर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृतवाच्य है। आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके उसका उत्तर आपका क्या बन जाएगा? कृतवाच्य। अगर इसी पहचान को हम पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप लिख सकते हो क्रिया अकर्मक हो या फिर आपकी क्रिया सकर्मक हो। जो हमारी मेन चीज है वो यहीं पे है। कृतवाच्य को समझने के लिए कर्ता के बाद में ने आ जाए या फिर कोई भी विभक्ति चिन्ह न आए, वो हमेशा ही आपके क्या कहलाएंगे? कृतवाच्य। बस इस एक पहचान के अंदर ये मान लीजिएगा आपके सारे के सारे नियम आ चुके हैं कृतवाच्य को समझने के लिए। तो ये चीज आपकी रहेगी कृतवाच्य के लिए। अब जैसे मैं उदाहरणों की अगर बात करती हूँ तो उदाहरण के द्वारा इसको कैसे क्लियर करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने लिखा बालक पाठ पढ़ता है, बच्चे मेला देखने गए, सीता ने पुस्तक पढ़ी, राम ने गीत गाया। अगर हम बात करें इस वाक्य की तो यहां पर क्रिया तो हमारी पढ़ना है और कर्ता कौन है? बालक। बालक के बाद इस जगह पर कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है। मैंने आपको बोला था या तो मिल जाए ने या फिर कुछ भी ना हो, तो वो हमेशा क्या होता है? कृतवाच्य। आपको यहाँ ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कर्ता को देखेंगे। कर्ता के बाद में कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये आपका क्या है? कृतवाच्य है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? बच्चे। बच्चों के बाद में कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है तो ये आपका क्या है? कृतवाच्य। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है और इसके बाद कर्ता कौन है? सीता। कर्ता के बाद में क्या दे रखा है? ने। अगर ने दे रखा है तो भी क्या होता है? आपका कृतवाच्य होता है। इस वाक्य में क्या है? आपकी जो क्रिया है वो गाना है और कर्ता कौन है? राम। और कर्ता के बाद में क्या दे रखा है? ने। तो कहीं पर भी ने मिल जाए या फिर कोई भी चिन्ह ना मिले तो वो सदैव और सदैव आपके क्या रहेंगे? कृतवाच्य। तो कृतवाच्य के लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की, ज्यादा कुछ रट्टे लगाने की या किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। ना यहाँ आपको क्रिया को देखने की जरूरत है, हमारी क्रिया कर्मक रहेगी या फिर हमारी क्रिया सकर्मक रहेगी। इसका एक सीधा और सरल सा ही एक नियम आप मान लो कि कर्ता के बाद में नहीं मिलेगा या फिर कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कृतवाच्य क्या होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी मेन चीज रहती है वो हम देखेंगे कर्मवाच्य।
परिभाषा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता पाई जाती है, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता पाई जाती है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब यहाँ सोचने की एक बात है, सीधी सी एक बात है कि आप देखें, हमने लिख दिया क्रिया अकर्मक और हमने लिख दी क्रिया सकर्मक। यहां प्रधानता किसकी मिलेगी वो आपको पता ही है, कर्म की। अब यहां अगर मैं बात करूं तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था तो मैंने बताया था अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं, मैं प्रधानता की बात नहीं करी बल्कि कर्म होता ही नहीं है। जिन क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है वो आपकी क्या होती है, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, सदैव कर्म होता है। अब चलते हैं हम वाच्य के टॉपिक की तरफ फिर से। तो कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। और अगर मैं क्रिया की बात करूं तो अकर्मक क्रिया ऐसी है जिसमें कर्म होता ही नहीं है। अगर कर्म है ही नहीं तो प्रधानता कहाँ से होगी। प्रधानता होने के लिए, प्रधानता बनाने के लिए कर्म का होना तो जरूरी होगा ना। तो जो हमारी अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अकर्मक क्रिया से कभी भी कर्मवाच्य नहीं बन सकते, क्योंकि कर्मवाच्य बनने के लिए कर्म का होना तो बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर कर्म होता ही नहीं है। सारे पूरे की पूरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, वाच्य के टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे ही है पूरा का पूरा। अगर आपको ये पॉइंट याद रह जाता है तो आप कंफ्यूज ही नहीं होते कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है, क्योंकि कृतवाच्य के लिए तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि कर्ता के बाद में ने होगा या फिर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई कि अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता नहीं है और कर्मवाच्य में प्रधानता ही कर्म की होती है। तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया कभी भी नहीं मिलेगी कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया मिलेगी आपको, सकर्मक क्रिया मिलेगी। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। और अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया किस वाच्य में रहेगी, तो अकर्मक क्रिया किस में रहेगी, आपके भाववाच्य में रहेगी। वो अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर करके सारा सब कुछ दिखाया जाएगा। तो इसके लिए भी अगर मैं कर्मवाच्य की बात करूं तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा या बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियमों को रटना नहीं,